आज हम आपको कैंसर के बारे में बताएंगे, कैंसर क्यों होता है और इसका आयुर्वेदिक इलाज क्या संभव हो सकता है। हम इस विषय पर गंभीरता से बात करेंगे, इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्यों हो जाता है इंसान कैंसर का शिकार? कैंसर की बीमारी बड़ी तेजी से फैल रही है। ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका में 42% मर्द और 38% औरतों को कैंसर होने की आशंका है। ब्रिटेन में तो ये आंकड़ा और भी खराब है। यहाँ 54% आदमी और 48% महिलाओं को कैंसर होने का डर है। 2015 में ब्रिटेन में 25 लाख लोग इस बीमारी के शिकार थे। इसमें हर साल 3% यानी 4 लाख नए केस जुड़ जाते हैं। ये आंकड़े बता रहे हैं कि कैंसर की बीमारी आम होने लगी है। आखिर इसकी वजह क्या है? इस सवाल का जवाब पाने के लिए पहले हमें समझना होगा कि कैंसर है क्या। असल में कैंसर इंसान के विकास की कुदरती प्रक्रिया का नतीजा है। जैसे विकास की प्रक्रिया के नतीजे में हमें कैंसर की बीमारी मिली है, इसी तरह की नई सोच से इस बीमारी से लड़ने की तैयारी भी हो रही है। कैंसर कैसे होता है, ये समझने के लिए हमें अपने अंदर होने वाली कुदरती प्रक्रिया को समझना होगा। हर जीव, हर इंसान का विकास हमारे शरीर में मौजूद कोशिकाओं के बंटने से होता है। इंसान का शरीर एक कोशिका से ही बनना शुरू होता है। नर के शुक्राणु और मादा के अंडाणु के मेल से एक गेंदनुमा कोशिका बनती है। इसी कोशिका के बार बार के बंटवारे से हमारा विकास होता है। जब हम 18 बरस की उम्र तक पहुंचते हैं, तब तक हमारे शरीर की कोशिकाएं अरबों बार डिवाइड हो चुकी होती हैं। कोशिकाओं के बंटने की ये प्रक्रिया बेहद नियंत्रित माहौल में होती है। जैसे कि जब आपके हाथ की उंगलियां बनती हैं, तो उस दौरान कई कोशिकाएं खुदकुशी करती हैं। तब जाकर आपकी 2 उंगलियों के बीच जगह बनती है। कैंसर की बीमारी भी कोशिकाओं के बंटवारे से ही होती है। फर्क बस इतना होता है कि जहां शरीर के अंगों के विकास के वक्त कोशिकाओं का विभाजन बेहद नियंत्रित माहौल में होता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक टिमोथी वील कहते हैं कि कैंसर असल में कोशिकाओं के विभाजन की प्रक्रिया का बेकाबू हो जाना है। हमारे शरीर में कोशिकाओं के इस बंटवारे पर हमारे जीन का कंट्रोल होता है। जब कोई जीन किसी वजह से ये जिम्मेदारी नहीं निभा पाता, तो कोशिकाओं के विभाजन की प्रक्रिया आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। आमतौर पर ऐसा नहीं होता। कोशिकाओं के बंटवारे पर हमारे जीन्स की कड़ी निगाह होती है। जब भी कोई कोशिका सिस्टम से बाहर होने लगती है, तो जीन्स के आदेश पर उसे कत्ल कर दिया जाता है, ताकि कोशिकाओं के बंटवारे का काम आउट ऑफ कंट्रोल न हो। ब्रिटेन के वैज्ञानिक चार्ल्स स्वांटन कहते हैं कि कोशिकाओं के बंटवारे की इस प्रक्रिया का विकास लाखों साल में हुआ है। इस पर जीन का नियंत्रण काफी हद तक रहता है, मगर कई बार बात बेकाबू हो जाती है। तभी इंसान को कैंसर की बीमारी होती है। ये बीमारी कुछ गिनी चुनी कोशिकाओं के बेकाबू होने से होती है, मगर ये इतनी तेजी से फैलती है कि इन्हें रोक पाना नामुमकिन सा हो जाता है। ये कोशिकाएं बेकाबू तब होती हैं जब इनमें कोई अंदरूनी बदलाव होता है। तब ये जीन्स का फरमान मानने से इनकार करके अपनी मनमर्जी से बढ़ने लगती हैं। ये हमारे अंदर ट्यूमर या रसौली के तौर पर सामने आता है। कुदरती तौर पर कैंसर के विकास की प्रक्रिया को हम एक पेड़ से समझ सकते हैं। जैसे एक बीज से एक पौधा उगता है, फिर वो पेड़ में उसकी तमाम टहनियों में तब्दील हो जाता है। वैसे ही कैंसर की शुरुआत भी एक कोशिका के अंदर बदलाव से होती है। जब कोशिकाओं का बंटवारा तेजी से बेकाबू होने लगता है, तो कैंसर का पौधा पेड़ में तब्दील हो जाता है, जिसकी कई शाखाएं हो जाती हैं। किसी भी पेड़ के खात्मे के लिए उसके तने को काट दिया जाता है। वैज्ञानिक इसी तरीके से इंसान के भीतर कैंसर के विष वृक्ष को खत्म करने की सोच रहे हैं। चार्ल्स स्वांटन और उनकी टीम इस दिशा में काम कर रही है। वो कहते हैं कि कैंसर की कोशिका म्यूटेशन नाम की कुदरती प्रक्रिया से बनती है। म्यूटेशन या तब्दीली आने का मतलब है कि उस कोशिका के जीन में अचानक से कोई हेरफेर हो गया हो। इसी से कोशिकाएं बेकाबू होकर बंटने और बढ़ने लगती हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि कैंसर के खात्मे के लिए किसी भी कोशिका के अंदर आए इस बदलाव को निशाना बनाने से बात बन सकती है। इससे बाकी कोशिकाओं को भी खत्म किया जा सकेगा। मगर होता यूं है कि कोशिकाओं में बंटवारे के साथ साथ फर्क आता जाता है। जैसे पेड़ की कई अलग अलग डालियां निकल आती हैं, उसी तरह कैंसर की कोशिकाओं की भी अलग अलग टहनियां निकल आती हैं, जिनमें आपस में फर्क होता है। ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स स्वांटन और उनके साथी मानते हैं कि कैंसर के खात्मे के लिए कोशिकाओं में आई इसी तब्दीली को टारगेट करना होगा, क्योंकि यही इनके बेकाबू होने की वजह है। अगर इन तब्दील हुई कोशिकाओं पर तिहरा हमला किया जाए, तो इनका खात्मा तय है। हालांकि ये बेहद महंगा काम है। पहले तो कैंसर के मरीज की कोशिकाओं की पड़ताल करके ये पता लगाना होगा कि उनमें बदलाव क्या आया है। फिर उसे निशाना बनाने का तरीका तलाशना होगा।
यानी हर मरीज के लिए खास एंटीजन तलाशना होगा जिससे इन बेकाबू कोशिकाओं का काम तमाम किया जा सके। इटली के वैज्ञानिक अल्बर्टो बारदेली भी इसी सोच की मदद से कैंसर से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वो कैंसर की बागी कोशिकाओं से लड़ने के लिए उनके क्लोन तैयार करते हैं और उनकी मदद से कैंसर की कोशिकाओं को मारने का काम करते हैं। अपने इस तजुर्बे को वो इसी साल आजमाने वाले हैं। इन नुस्खों के कामयाब होने के लिए जरूरी है कि हम पहले उन तब्दीलियों को समझें जिनकी वजह से कोशिकाएं बागी होती हैं। ऐसा हमारी कोशिकाओं के डीएनए में हेरफेर की वजह से होता है। फेफड़ों, त्वचा या गर्भाशय के कैंसर की एक जैसी ही वजह होती है। इनमें तब्दीली अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से या फिर नशे की वजह से आती है। वैसे कुछ जानकार ये कहते हैं कि कैंसर की वजह समझने और इससे लड़ने का तरीका तलाशना सही है, पर बेहतर होगा कि हम इसकी रोकथाम पर जोर दें, क्योंकि कैंसर होने की कुछ खास वजहें हैं। उन्हें खत्म करके हम कैंसर होने से ही रोक सकते हैं। अमेरिकी कैंसर सोसाइटी के ओटिस ब्रावले ऐसी ही सोच वाले हैं। वो कहते हैं कि पिछले 20 सालों में अमेरिका में मरने की दर में 25% की गिरावट आई है। इसकी आधी वजह है कैंसर की रोकथाम। अमेरिका में कैंसर के कुल मामले के 1/3 सिगरेट पीने की वजह से होते हैं, तो अगर हम तंबाकू के इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करें तो कैंसर की रोकथाम खुद ब खुद हो जाएगी। वैसे मौत की दर भले घट रही हो, कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं। इसकी वजह ये भी है कि आज हम कैंसर की बीमारी के बारे में ज्यादा जानते हैं, इसकी पहचान भी आसानी से हो जाती है। वैसे कैंसर के मरीजों की तादाद बढ़ने की एक वजह इंसान की नशा करने की प्रवृत्ति भी है। आज लोग पहले से ज्यादा नशा करते हैं। लंबी उम्र होने का मतलब है कैंसर होने की ज्यादा आशंका। अमेरिकी वैज्ञानिक ओटिस ब्रावले कहते हैं कि 70 के पार की उम्र जाने पर कैंसर का दर बढ़ जाता है। 40 के पार होने पर हमारे शरीर की कुछ कोशिकाओं में ऐसी तब्दीली आती है जो कैंसर की बुनियाद बन सकती है। हालांकि इनमें से ज्यादातर हमारा शरीर खुद ब खुद काबू पा लेता है। कैंसर शरीर के इन अंगों में होता है। इसके नाम है प्रोस्टेट कैंसर, स्तन कैंसर, आंत का कैंसर, अंतर्गर्भाशय कला कैंसर, मेलेनोमा, फेफड़े का कैंसर, त्वचा कैंसर, सिर और गर्दन का कैंसर, गर्भाशय कर्क रोग, लिम्फोमा, लेकीमिया, ग्रीवा कैंसर, अंडाशय कैंसर, थायराइड कैंसर। कैंसर के लक्षण क्या हैं? कैंसर के शुरुआती लक्षणों में आपके शरीर की सामान्य प्रक्रियाओं में बदलाव शामिल हैं, जैसे कि आपकी आंत्र आदतों में बदलाव। अन्य लक्षणों में अस्पष्टीकृत रक्तस्राव या गांठ का विकास शामिल हो सकता है। आमतौर पर इन परिवर्तनों का मतलब यह नहीं है कि आपको कैंसर है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने डॉक्टर से मिलें ताकि वे जांच कर सकें। कैंसर के संभावित लक्षणों में शामिल हैं आपके स्तनों में गांठ या मोटा क्षेत्र, आपके स्तनों के आकार में कोई परिवर्तन, असामान्य निपल स्राव, एक निपल जो अंदर की ओर मुड़ता है यदि वह हमेशा से ऐसा नहीं था, असामान्य स्तन दर्द, गर्दन, बगल या शरीर में कहीं और गांठ, घाव या अल्सर जो ठीक नहीं होते, खांसी या गला बैठना जो ठीक न हो रहा हो या खांसी के साथ खून आ रहा हो, शौचालय की आदतों में परिवर्तन जो 2 सप्ताह से अधिक समय तक रहता है, मल त्याग और पेशाब त्याग में खून का आना, नए तिल या त्वचा पर धब्बे, तिल या त्वचा के धब्बे जिनका आकार या रंग बदल गया है, तिल या त्वचा के धब्बे जिनसे खून बहता हो, असामान्य योनि स्राव या रक्तस्राव, बिना किसी स्पष्ट कारण के दस्त या कब्ज, शौचालय जाने के बाद आपकी आंतें पूरी तरह से खाली न होने का एहसास, आपके पेट या आपके मलाशय में दर्द, लगातार सूजन। अपने लक्षणों की जांच करें, लक्षण जांचकर्ता का उपयोग करें और पता लगाएं कि क्या आपको चिकित्सा सहायता लेने की आवश्यकता है। कैंसर का कारण क्या है? अक्सर हम नहीं जानते कि कैंसर क्यों होता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके कैंसर के खतरे को काफी बढ़ा देती हैं। कैंसर के प्रत्येक 9 मामलों में से 1 और कैंसर से होने वाली प्रत्येक 5 मौतों में से 1 के लिए धूम्रपान जिम्मेदार है। अन्य जोखिम कारकों में शामिल हैं शराब पीना, खराब आहार खाना। कैंसर की रोकथाम और उपचार के लिए कुछ आयुर्वेदिक उपचार की जानकारी आपको दे रहे हैं। क्या आप कभी आयुर्वेद और एलोपैथी के बीच चयन करने के लिए किसी दुविधा में रहे हैं? ये समझना महत्वपूर्ण है कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, जिसे हम आमतौर पर फायदे और नुकसान कहते हैं। इसी तरह आजकल लोग एलोपैथिक दवाओं की तुलना में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को अधिक सुरक्षित पाते हैं। विशेष रूप से कैंसर के मामले में दुनिया भर में लोग मुख्य रूप से कुछ कारणों से आयुर्वेदिक उपचार का चयन कर रहे हैं, जैसे कोई सर्जरी नहीं, कोई दुष्प्रभाव नहीं, कोई दर्द नहीं, प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाता है। इसके अलावा प्राचीन भारतीय आयुर्वेद में ट्यूमर किस चरण में है और इसे किस तरह से ठीक किया जा सकता है, इसकी पहचान करने का एक जटिल अध्ययन है।
उपचार के एक भाग के रूप में आयुर्वेद अन्य दवाओं के संयोजन के साथ कुछ प्रसिद्ध जड़ी बूटियों का उपयोग करता है। यहीं पर रसायन चिकित्सा आयुर्वेदिक कैंसर के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आयुर्वेद कैंसर का इलाज कैसे करता है? आयुर्वेदिक दवाएं सकारात्मक परिणाम देती हैं। नतीजतन ये दवाएं जटिल कैंसर उपचार प्रक्रिया को सरल कर सकती हैं, जबकि यह सुनिश्चित करती है कि रोगी को कभी भी कोई नकारात्मक दुष्प्रभाव न हो। कैंसर और रोगी के शरीर के दोषों की पहचान करने के लिए कुछ परीक्षणों के बाद आयुर्वेदिक चिकित्सक द्वारा आयुर्वेदिक दवा का एक उचित कोर्स तैयार किया जाएगा। इस प्राचीन विज्ञान के माध्यम से एक अनुकूलित आहार और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां कैंसर रोगियों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकती हैं। उपचार की एक अनूठी पद्धति के साथ कैंसर रोगी अपने शरीर में जहर और मुक्त कणों से छुटकारा पाकर आयुर्वेदिक उपचार से लाभान्वित हो सकते हैं। इस प्रकार उपचार के इस तरीके से आपके शरीर में कई अंगों की कार्यक्षमता में सुधार और बहाली हो सकती है। साथ ही यह उन स्थितियों को भी बदल सकता है जिनमें कैंसर कोशिकाएं विकसित हो सकती हैं। आयुर्वेदिक दवाएं रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं, अंततः कैंसर कोशिकाओं को मारती हैं। आयुर्वेद का मूल सिद्धांत कहता है कि रोगी के शरीर में दोष, धातु, मल, उपधातु और ओज में होने वाले परिवर्तनों को समझकर ही कैंसर रोगी प्रभावी उपचार प्राप्त कर सकता है। इसलिए एक उपचार योजना तैयार करने के लिए कई पैरामीटर गणना के लिए आते हैं, जिसमें रोगी का निदान, कैंसर का कारण, कौन से दोष और धातु क्षतिग्रस्त आदि शामिल हैं। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां कौन सी हैं जो कैंसर का इलाज कर सकती हैं? अश्वगंधा रोग के लक्षणों, निदान और इसके उपचार के जटिल रूपों के कारण कैंसर रोगियों में बहुत अधिक तनाव होता है। इसके अलावा बीमारी की पुनरावृत्ति का डर एक प्रमुख कारक हो सकता है, जिससे अवांछित तनाव हो सकता है। यही कारण है कि कई रोगी तनाव उपचार के लिए दवाओं के विकल्प तलाश रहे हैं। यही कारण है कि हाल के वर्षों में अश्वगंधा की लोकप्रियता में वृद्धि हुई है। कैंसर विशेषज्ञों ने मनुष्यों और जानवरों पर एक प्रयोग करने के बाद अश्वगंधा के एक विरोधी भड़काऊ प्रभाव देखा। हालांकि कोई प्रलेखित प्रमाण नहीं है, लेकिन फिर भी इसका उपयोग कैंसर को ठीक करने और रोकने के लिए किया जा सकता है। तनाव, चिंता, कमजोरी और यहाँ तक कि कैंसर से पीड़ित लोगों पर अश्वगंधा के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए ये कई अध्ययनों का विषय रहा है। हालांकि अश्वगंधा को औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन किए गए शोध के अनुसार ये स्वस्थ वयस्कों के लिए सुरक्षित है। जिन लोगों को पहले से कोई चिकित्सीय स्थिति है, उन्हें इसे लेने से पहले अपने संबंधित चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए। आप इसे कैप्सूल, टैबलेट, चबाने वाली कैंडी और अश्वगंधा के तरल काढ़े के रूप में ले सकते हैं। आप इसका सेवन मौखिक रूप से कर सकते हैं। दर्द को कम करने के लिए आप इसे आमतौर पर क्रीम के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आंवला आज के कई शोधकर्ताओं के अनुसार कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जहां आंवला के अर्क का सेवन कैंसर के विकास को रोकने में आपकी मदद कर सकता है। ये ढाल बनाने वाले सेलुलर डीएनए संरचना के स्तर को नुकसान को सीमित करता है और रोकता है। आंवला विशेष रूप से संवेदनशील ऊतकों में मुक्त कट्टरपंथी ऑक्सीकरण खतरों को कम कर सकता है, जिसमें यकृत, मस्तिष्क, स्तन, बृहदांत्र संबंधी और फेफड़े के ऊतक शामिल हैं। यह विशेष रूप से यकृत एंजाइमों के मामले में एंजाइमेटिक गतिविधि को मजबूती से पकड़ सकता है, क्योंकि वे कई शारीरिक चयापचय मार्गों के लिए महत्वपूर्ण है। एक जीवन शैली जिसमें आंवला सहित फलों को अपने आहार में शामिल किया जाता है, ट्यूमर कैंसर के जोखिम को काफी कम कर सकता है। अमल की प्रिंफ्लेमेटरी कोशिकाओं की सक्रियता को कम कर सकता है। प्रचलित सूजन द्वारा लाए गए सेलुलर परिवर्तनों के कारण ये कई विकृतियां हैं। कैंसर के संबंध में भारतीय आंवले में एक मजबूत एंटी कैंसर प्रभाव होता है। कई शोधकर्ताओं ने इसे विशेष रूप से कोलन और फेफड़ों के कैंसर सहित कुछ कैंसर के साथ अनुमोदित किया है। ऐसा कहा जाता है कि इस फल का अर्क स्वस्थ शरीर की कोशिकाओं को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाए बिना कैंसर कोशिकाओं को एपोप्टोसिस से गुजरने का कारण बन सकता है। हल्दी भारत में हल्दी को एक पवित्र तत्व के रूप में माना जाता है और इसमें कैंसर को रोकने की वास्तविक क्षमता है। इसलिए इसका इस्तेमाल कैंसर के इलाज में भी किया जाता है। सभी जानते हैं कि सूजन कैंसर सहित कई बीमारियों का आधार है। आयुर्वेद में हल्दी से इसे कम किया जाता है। जानवरों पर एक प्रयोगशाला परीक्षण में शोधकर्ताओं ने देखा कि हल्दी कैंसर कोशिकाओं के विकास को धीमा कर देती है और साथ ही कैंसर कोशिकाओं को नष्ट कर देती है। इसके अतिरिक्त हल्दी को कैंसर रोगियों में जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जाना जाता है। एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने देखा कि जिन रोगियों ने हल्दी के मुख्य घटक के रूप में लोशन लगाया, उन्होंने कम त्वचा संवेदनशीलता का अनुभव किया, जो कीमोथेरेपी का दुष्प्रभाव था। इसके अलावा करक्यूमिन युक्त माउथवॉश ने मुंह की सूजन को कम किया।
हल्दी ने कुछ स्तन कैंसर रोगियों को जोड़ों के मुद्दों से छुटकारा पाने में मदद की। गिलोय गिलोय टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया का उपयोग आमतौर पर आयुर्वेदिक दवाओं में इसके इम्यूनोमॉड्यूलेटरी और एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों के लिए किया जाता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा में कैंसर का इलाज करने का प्रयास करते समय कभी कभी पारंपरिक कैंसर उपचार का समर्थन करने के लिए गिलोय को एक सहायक चिकित्सा के रूप में उपयोग किया जाता है। साथ ही शोध बताते हैं कि गिलोय में कुछ एंटी कैंसर गुण होते हैं, जैसे कि कैंसर कोशिकाओं में एपोप्टोसिस प्रमादेशित कोशिका मृत्यु को प्रेरित करने की क्षमता। इसके अलावा ये ट्यूमर के विकास को रोक सकता है और मेटास्टेसिस के जोखिम को कम कर सकता है। हालांकि अधिक शोधकर्ताओं ने सटीक इष्टतम खुराक और उपचार की अवधि निर्धारित करने के मिशन पर इन निष्कर्षों के बारे में अध्ययन करना शुरू किया है। आयुर्वेदिक कैंसर उपचार में गिलोय का उपयोग अक्सर कुछ अन्य जड़ी बूटियों जैसे अश्वगंधा, हल्दी और गुग्गुलू के संयोजन में किया जाता है। कभी कभी इसे विभिन्न रूपों में लिया जाता है, जैसे कैप्सूल, पाउडर या काढ़े। हालांकि ये समझना महत्वपूर्ण है कि आयुर्वेदिक उपचारों का उपयोग हमेशा एक योग्य चिकित्सक के मार्गदर्शन में किया जाना चाहिए और इसे पारंपरिक कैंसर उपचार के विकल्प के रूप में उपयोग करने का सुझाव नहीं दिया जाता है। कालमेघ आयुर्वेद में अच्छी तरह से जाना जाता है क्योंकि इसमें कैंसरोलिटिक प्रभाव होता है। इसका तात्पर्य यह है कि यह कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करता है और प्रभावी रूप से नष्ट कर सकता है। कालमेघ का अर्क मानव प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। इसके अलावा यह विभिन्न प्रकार के कैंसर पैदा करने वाले और रोगजनक एजेंटों के खिलाफ अच्छी तरह से काम करता है। आयुर्वेद शास्त्र में कैंसर को शरीर के 3 दोषों वात, पित्त और कफ में असंतुलन के कारण माना जाता है। ये शरीर में विषाक्त पदार्थों आमा के संचय के साथ होता है। इसलिए कालमेघ के अर्क का सेवन दोषों को संतुलित करने और विषाक्त पदार्थों को खत्म करने में मदद कर सकता है, जो शरीर की प्राकृतिक उपचार प्रक्रियाओं का समर्थन कर सकता है। आयुर्वेदिक कैंसर उपचार में कालमेघ का उपयोग अक्सर अन्य जड़ी बूटियों जैसे कि अश्वगंधा, हल्दी और गुग्गुलू के साथ विभिन्न अनुप्रयोगों के साथ साथ व्यक्तिगत सूत्रों के साथ किया जाता है। इसका सेवन विभिन्न रूपों में किया जा सकता है, जैसे कैप्सूल, पाउडर या काढ़ा। अब आप जान गए हैं कि आयुर्वेद को एलोपैथी से ज्यादा क्यों पसंद किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी है और कुछ मामलों में सही उपचार तैयार करना वास्तव में कठिन होता है क्योंकि यह पूरी तरह से किसी व्यक्ति के जीवन से संबंधित होता है। एलोपैथी कैंसर का इलाज सबसे पहले रेडिएशन, कीमोथेरेपी और सर्जरी की प्रक्रिया से करती है, लेकिन दुर्भाग्य से इन सभी उपचारों में अप्रिय दुष्प्रभावों की एक लंबी सूची है। इसके अलावा कड़वा सच यह है कि ये दुष्प्रभाव बीमारी से भी बदतर है। इसके विपरीत आयुर्वेदिक विज्ञान आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने का प्रयास करता है, जहां कीमोथेरेपी और रेडिएशन दोनों रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करते हैं। क्योंकि आयुर्वेदिक कैंसर के उपचार में प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली प्रथाओं में से एक है। आशा है कैंसर के बारे में ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।